तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। और मोलैलिटी पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑफ द मिक्सचर। आशा करते हैं कि आपने वो लेसन देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है सॉल्यूशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ओके, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया था। मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मोलैलिटी पढ़ते हैं। तो मोलैलिटी जो होता है, क्या होता है, मोलैलिटी होता है आपका, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट होता है ना, वो केजी में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मोलैलिटी जो होता है नंबर मोल से डिवाइडेड वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है। तो अधिकतर अभी तक आपने जितने फार्मूला पढ़े होंगे उसमें सब जगह यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन था। लेकिन इसमें मोलैलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। और वो सॉल्वेंट किस में रहता है, वो केजी के टर्म में रहता है। ओके, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि नीचे जो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ओके, तो आप इसको एक बार रिमेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से हम लोग कैसे समझेंगे, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फॉर्मूला आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 0.2 मोल NaOH, मतलब ये क्या हो गया आपका 0.2 मोल NaOH आपका सॉल्यूट हो गया। और किस में प्रेजेंट है, 500 ग्राम सॉल्यूशन है, ना कि सॉल्वेंट है। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है। तो हमको मोल्स बराबर क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हम लोग को क्या पता है, मोल्स बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH। ठीक है, तो उसका NaOH का मोलर मास क्या होता है, NaOH का मोलर मास होता है आपका, मोलर मास NaOH का होता है आपका 40। ओके, तो कैसे निकालेंगे, हमको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ओके, तो नंबर मोल्स मेरे पास कितना है 0.2 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा 40। तो टोटल कितने बराबर हो जाएगा 8, कितने बराबर हो जाएगा। ओके, ये आपका आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। हमको अब सॉल्वेंट का वेट चाहिए, तो हमको क्या पता है, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमको सॉल्वेंट का चाहिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा हमको सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूशन का वेट मेरे पास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, माइनस इसका कितना ग्राम हो गया, वेट कितना एब्सोल्यूट कितना आ गया है 8 ग्राम। तो टोटल कितना ग्राम हो जाएगा आपका 492 ग्राम हो गया आपका सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, लेकिन हमको इसको किस में चाहिए, इसमें हमको केजी में चाहिए। तो केजी में बदलने में क्या करेंगे, 492 होल डिवाइड बाई 1000। ओके, ये आपका केजी में हो गया, ये ओवरऑल आपका केजी में हो गया। ओके, तो इसको लिख देते हैं केजी। ओके, अब हमको चाहिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
मोलिटी बराबर क्या होता है? मोलिटी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का वेट किस में रहना चाहिए? केजी में रहना चाहिए। सॉल्यूट का मोल्स मेरे पास कितना है? 0.2। और सॉल्वेंट का वेट मैंने कितना निकाल लिया? 492 डिवाइड बाई 1000। ओके, ये टोटल था। ये टोटल सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 4.2 होल डिवाइड बाई 0.492। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आपका मोललिटी होगा, स्मॉल m होगा। ठीक है, ये आपका मोललिटी होगा। ये था टोटल रिगार्डिंग मोलरिटी से। आपका मोलरिटी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग क्या ध्यान देना है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि नीचे जो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन टर्म। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दे देते हैं कि मोलरिटी और मोलरिटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी ये जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका वॉल्यूम, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर। किसके? टेम्परेचर। कहने का अर्थ कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलिटी घटेगा, इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी मोलिटी घटेगा। ओके, उसी तरह आपका ये डिपेंड करता है। उसी तरह अगर मोलिटी हो गया, मोलिटी, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। ये मोलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये हो गया आपका मोलिटी, ये हो गया आपका मोलिटी। तो मोलिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मोलिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये टर्म था। अगला हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जब हम लोग रिलेटिव आरएलवी पढ़ेंगे, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तभी हम लोग इसको बेसिक में समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें अभी तो हम लोग बेसिक में बाइनरी सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, जिसमें दो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे अभी अब इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ आपका कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आपका दो कंपोनेंट दिया हुआ है, कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकेंड। ओके, ठीक है, और कंपोनेंट फर्स्ट का जो है उसका मोल्स दिया हुआ है स्मॉल एन कैपिटल, और कंपोनेंट टू का मोल्स दिया हुआ है कैपिटल एन। मोल्स है, ये मोल्स इक्वल टू मोल्स है। ठीक है, ये मोल्स दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत आइएगा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये मोल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये मोल्स दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का क्या होता है। जैसे कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, आप ये भी यहाँ पर डिनोट कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स फर्स्ट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा आपका इंडिविजुअल मोल्स। इंडिविजुअल मोल्स क्या है? स्मॉल एन डिवाइड बाई टोटल मोल्स, क्या हो गया? एन प्लस कैपिटल एन। आप क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट का क्या होगा? इंडिविजुअल मोल्स, इसका इंडिविजुअल मोल्स क्या है? कैपिटल एन डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ओके, टोटल मोल्स मतलब दोनों दोनों मिक्स हो रहा है ना इसमें, तो टोटल मोल्स से क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स आपका यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल मोल फ्रैक्शन। इससे भी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज़ को और ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही कंपोनेंट मिलके कोई भी आपको सॉल्यूशन बनाए। आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट मिलके आपको कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तब जब वैसे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में एक टर्म को आप याद रख लीजिए। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप इसी से देख सकते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए
इन्फिनाइट नंबर छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आप दो ही कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, ठीक है। अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 x1 प्लस एक्स ये 2, ठीक है। अगर इसको दोनों को आप ऐड कीजिए n डिवाइड बाई कैपिटल N प्लस n प्लस कैपिटल प्लस होगा आपका कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस n। अगर इसको ऐड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव था बताने का कि आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट ले लीजिए, कंपोनेंट 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट ले लीजिए। अगर आप उन सबको ऐड कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 3, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ 3, इस तरह करके आप इन्फिनाइट नंबर तक भी जाइएगा, इन्फिनाइट नंबर तक भी, इन्फिनाइट या n तक भी, तो ये टोटल का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ओके, तो इसका हम लोग यूज कब कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ये कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें कंपोनेंट मान लीजिए x1 है और मान लीजिए x2 है, ठीक है। तो आपको x2 है, आपको इसका मोल फ्रैक्शन दिया है, x1 का मोल फ्रैक्शन दे दिया है, मोल फ्रैक्शन आपको x1 का दे दिया है 2/4। ओके, आप पूछे जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 बताओ, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास एक मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, एकदम ईजी सी बात है। अभी मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 मिलके क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास x1 दिया है तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1, और x1 क्या है मेरे पास, 1 माइनस 2/4 मीन्स 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 हो जाएगा आपका x1। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों इसका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम चाहते हैं कि आप एक बार इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका कोई भी आप RLL भी पढ़ेगा तो वहाँ पे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका, ठीक है। इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा दिया कि मतलब इन्फिनाइट नंबर तक पढ़ा दिया कि क्योंकि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बढ़ते हैं, उसका नाम है फॉर्मेलिटी। क्या है नाम है, फॉर्मेलिटी। इसको भी हम लोग मोलरिटी एम कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका डिफिनीसन आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या डिस्कस करना है, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन क्या डिस्कस करना है, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, आपको इसका भी यूनिट जो होता है इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके जैसा होगा, मोलरिटी के जैसा ही होगा, ठीक है। तो दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज सेम एज मोलरिटी, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है फॉर्मेलिटी का। लेकिन जैसे मोलरिटी जो होता है सभी कंपोनेंट के लिए यूज होता है, सभी सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, कोई भी वो चाहे आयनिक सॉलिड हो, चाहे कैसा भी सॉलिड हो, कैसा भी कंपाउंड हो, सबके लिए हम लोग मोलरिटी यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी का केस में क्या होता है कि ये सिर्फ जो होता है यूज होता है आयनिक सॉलिड के लिए। आयनिक सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड जिसमें आयंस मौजूद हो, ठीक है, आयनिक सॉलिड के यूज होता है। और इसमें भी कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, जो इसमें आयंस होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको क्लस्टर फॉर्म का मीनिंग समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से उसका डिफिनीशन के साथ उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक के लिए यहाँ बस इतना समझ लिए कि आयनिक सॉलिड के लिए यूज होता है जहाँ पे आयंस होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के आयंस मौजूद होते हैं, वैसे सॉलिड के लिए हम लोग फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या होता है, फॉर्मेलिटी का डिफिनीशन होता है आपका कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। और जैसे कि मोलरिटी का डिफिनीशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉलिड, क्या हमको क्या लेना है, सॉलिड क्या लेना है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन और क्या हो सकता है, इसका डिफिनीशन ये हो सकता है कि हम लोग मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोल्स को क्या लिख सकते हैं, आप मोल्स को लिख सकते हैं वेट, ठीक है, वेट ऑफ आयनिक सॉलिड लिख सकते हैं ना, आयनिक सॉलिड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ आयनिक सॉलिड, मोलर मास ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है, होल डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को आपको लीटर में है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपको आप फॉर्मेलिटी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल था फॉर्मेलिटी।
आशा करते हैं कि आपको ये इजी था। सिर्फ इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है कि ये सेम एज मोलरिटी जैसा है, लेकिन इससे कहाँ यूज होता है, आयनिक सॉलिड के लिए यूज होता है, लेकिन मोलरिटी कहाँ होता है, उस सब जगह यूज होता है। ठीक है, और क्लस्टर फॉर्म है ये, हम जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा वहाँ पे क्लस्टर फॉर्म का एग्जांपल के साथ आपको सब अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। आपको बताया भी था ppm मीन्स होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका भी मैं आपको पहले डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, नाम से हमको पता चल रहा है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि मिलियन के टर्म में कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में 10⁶ पार्ट ऑफ मिलियन, मतलब कि मिलियन पार्ट्स के बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ कि जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें जो हमें सॉल्यूट मिला होगा बहुत ही कम मात्रा में होगा। मतलब कि मिलियन समझ रहे हैं ना, कितना कम होगा, कितना मतलब माइन्यूट होगा, एकदम छोटा सा होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए उस समय हम लोग कंसंट्रेशन निकालने के लिए ना मोलरिटी का यूज करते हैं, ना फॉर्मुलेटी का यूज करते हैं, ना मोलरिटी का यूज करते हैं। उस समय हम लोग एक डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, किसका करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, इसको नोट मान लीजिएगा कि इट इज यूज्ड ओनली व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज वेरी लेस। क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल इसका है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेड गैस, मान लीजिए कि दिल्ली का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे अभी तो मतलब कोविड-19 चल रहा है तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अगर नहीं था इसके पहले पूरा आकाश में पूरा गैस ही गैस रहता था। उसमें जो गैस है उसका कंसंट्रेशन, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए आपको कैसे मेजर कीजिएगा, उसको आप ppm से मेजर कीजिएगा, पार्ट्स पर मिलियन से मेजर कीजिएगा। उसी तरह जैसे समुंदर का पानी जो होता है उसमें साल्ट रहता है और उसके वजह से पानी जो होता है बहुत हार्डनेस हो जाता है उसमें। ठीक है, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन से ही मेजर करेंगे। आशा करते हैं ये समझ में आ गया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि हम लोग मिलियंस के पार्ट में हम लोग इसको देखते हैं, मतलब कि जब सॉलिड सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे जिसका नाम है डिमाल यूनिट। और भी एक चीज़ इसमें हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन का, जैसे कि आप बोलिएगा कि सबका फॉर्मूला है तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्यों नहीं है, तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखना है कि हम लोग को 10⁶ मतलब कि मिलियन के टर्म में देखना है। तो फॉर्मूला को हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला सेम है, मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि सिर्फ क्या है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो तब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोलिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि जब वेट का लेंगे तो नीचे भी वेट का लेंगे, अगर वॉल्यूम का लेंगे तो नीचे भी वॉल्यूम का लेंगे, अगर मोल्स का लेंगे तो मोल्स के टर्म में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो तीनों टर्म में आप लिख सकते हैं। आप इसको और भी जो भी यूनिट होता है आप उस यूनिट में भी इसको पार्ट्स पर मिलियन को आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सब में 10⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कि फॉर्मूला हो गया। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन की कोई प्रैक्टिस, मान लीजिए क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मान लीजिए कोई समुद्र दिया हुआ है, उसमें 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन। ओके, देखिए कितना कम दिया हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोला है कि इसका आप मतलब कि निकालिए आपका क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो समुद्र दिया हुआ है, मतलब कि नीचे आप वेट का टर्म में लेना है, मतलब कि नीचे आप क्या होगा, वाटर ही होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि वाटर का वेट क्या होगा, वाटर का वेट होगा 10⁻³ ग्राम। किसका वेट होगा, ये वाटर का वेट होगा। ठीक है, तो इसका मिलिए क्या, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया, वेट का टर्म ले लीजिए हमको, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³। ओके, तो कुछ समथिंग 2.5 इंटू 10⁻⁻6 समथिंग जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका ppm हो जाएगा। ये होता है टोटल ओवरऑल। ठीक है, एक और लास्ट आपको डिमाल यूनिट बता दें। इसका मतलब उतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डिमाल यूनिट क्या होता है, डिमाल यूनिट आप किसी भी मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन जो भी होता है, आपको उस पर डिमाल यूनिट लिखा होगा, इसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। उस पर आपको एक
कॉर्नर में या किसी कॉर्नर में आपको लिखा होगा इसका 10D 20D 15D, वो क्यों लिखा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेजर करता है कंसंट्रेशन को ही, ठीक है। मतलब कि वो भी एक टाइप का मोलरिटी डिनोट करता है। वो क्यों लिखा रहता है कि वो 0 डिग्री पर हम लोग को उसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसका हम आपको डिफिनीसन लिख देते हैं ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका डिफिनीसन डिमाल यूनिट का क्या डिफिनीसन है कि ये भी एक मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका मोलिटी का नाम चेंज होकर आपको डिमाल यूनिट हो जाता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल है 2.5D। ये मतलब किसी मेडिसिन होता है इस पर लिखा होता है, देख लीजिएगा आप एक बार ध्यान से। तो उसका कहने का अर्थ यह है कि उसका मोलिटी जो है सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सभी कंसंट्रेशन टर्म था। क्या मैंने क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर दिया। फर्स्टली मैंने डिस्कस किया था परसेंटेज कंसंट्रेशन, फिर मैंने डिस्कस किया मोलरिटी, फिर मैंने डिस्कस किया मोललिटी, फिर मैंने डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन, फिर मैंने डिस्कस किया फॉर्मेलिटी, फिर मैंने डिस्कस किया पार्ट्स पर मिलियन, फिर मैंने डिस्कस किया डिमाल यूनिट, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेसन यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।